हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करेंगे, फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू को करेंगे। यह टोटल 50 एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से लिए गए एंड एक्सपेक्टेड सभी क्वेश्चन है। इस टॉप 50 एमसीक्यू में हम लोग यूनिट वाइज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट के 50 एमसीक्यू करेंगे। यूनिट वाइज मैंने आपको अलग वीडियो में यूनिट वाइज एमसीक्यू भी करा चुका हूँ, तो उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जितने भी फिजिक्स एमसीक्यू बन रहे हैं हर एक यूनिट को पकड़ेंगे एंड उसके एमसीक्यू को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे कि आप लोग को काफ़ी ईजी होगी समझने में फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। यदि अभी आप तक ने अपने लेटरल एंट्री का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए जल्दी से आप लोग उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले यूनिट से। पहला यूनिट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन से यूनिट से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। आप एक पेपर का सीट ले लीजिए एंड उसमें उसके फार्मूला को नोट कीजिए, देन उसके ऐसा यूनिट नोट कीजिए एंड देन उसके डायमेंशन, और यदि कोई कांस्टेंट आता है तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को आप लोग को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमारा क्या है। What is the electric field intensity at a point on the equipotential line of a electric dipole? कहने का मतलब विद्युत द्विध्रुव के भूमध्य रेखाएं पे किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए इक्विपोटेंशियल है ना, जो हमारा क्या रहा है, तो इसमें क्या रहता है, एक चार्ज क्या रहता है ना, देखिए जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। आंसर तो जीरो है, बट होता कैसे हमें वो जानना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहा है, द्विध्रुव, एक साइड ये एंड दूसरा साइड ये। तो द्विध्रुव में क्या रहता है ना, एक हमारा पॉजिटिव रहता है एंड एक हमारा नेगेटिव। फील्ड क्या रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दोनों, एक हमारा माइनस है एंड एक हमारा प्लस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं एंड हमारा विद्युत ध्रुव जो होता है वो यहाँ पे हमारा जीरो बनता है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा जीरो होगा। जीरो कैसे, तो द्विध्रुव पे एक हमारा क्या हो जा रहा है, प्लस हो रहा है, एक हमारा नेगेटिव हो रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, डेट्स वाई हमारा जीरो हो रहा है। आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, अगर कुछ डाउट रह जाता और कमेंट कीजिएगा यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या कह रहा। चार्ज हमारा यानी बोले तो क्यू दिया गया। जब भी आपको न्यूमेरिकल दो फट से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। चार्ज क्या है, 2 माइक्रोफैराड है। तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, हमें उसे ऐसा यूनिट में लिखना है। तो 2 माइक्रोफैराड है, कुलम्ब है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 कुलम्ब में लाने के लिए क्या करेंगे, 10 टू दी पावर क्या -6 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुलम्ब होगा। चलिए चेंज कर लिया, आगे पढ़ते हैं। 2 माइक्रोफैरेड का आवेश रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे भी यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या है। एंड एट द सेपरेटेड डिस्टेंस, यानी बोले तो 0.1 मीटर की दूरी पे विभव है, यानी बोले तो उसका आर हमारा कितना दिया गया, तो आर बराबर है हमारा कितना दिया गया, 0.1 मीटर दिया गया। तो ये मीटर में ही है, तो इसे हम लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था उस समय आपको एक फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बोले तो विभवांतर विद्युत विभव निकालने का हमारा फार्मूला होता है के बोले तो कूलम्ब कांस्टेंट, और इसका मान कितना होता है आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। एंड डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाता है, आर उसका डिस्टेंस, के हमारा होता है कूलम्ब कांस्टेंट, इसका मान होता है 9 × 10⁹ हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्यू हमारा कितना आया, तो क्यू हमारा ये हो गया एंड आर हमारा ये आ गया। अब जल्दी से आप लोग इसे पुट कीजिए, आंसर को फाइंड आउट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या 1.8 × 10⁵ आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हम लोग यूज किए ना 9 × 10⁹, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप लोग इसे याद रखिएगा, कभी कभी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज। मैंने आपको फार्मूला बताया था कि कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है तो आप एक साइड में रफ में फार्मूला लिखिए, रफ सीट आपको मिलेगा, तो इसलिए आप पैनिक ना हो कि आपके एग्जाम में रफ सीट रहता है यानी एप्सिलॉन नॉट के, और हमारा यहाँ पे एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये हमारा कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला था। इस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। अब क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, मतलब कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। कब इंक्रीज करेगा, जब उसके एरिया को डिक्रीज करेंगे। तो जी नहीं भैया, जैसे ही आप यदि
एरिया को डिक्रीज कीजिएगा, बोले तो एरिया इसको डिक्रीज कीजिएगा ए को, तो कैपेसिटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। और क्वेश्चन में हमें बोला इंक्रीज करना है, तो भैया ये तो एरिया डिक्रीज कर रहा है यानी कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं यहाँ पे। तो चलिए ये हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन करा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा ये समझते हैं। यदि हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भैया, बट्टा में है, नीचे है, तो जैसे जैसे इसको बढ़ाइएगा ना आपका कैपेसिटेंस फिर डिक्रीज होने लगेगा, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाता है। चलते ऑप्शन नंबर डी पे, कह रहा है द चार्ज ऑन प्लेट डिक्रीज। यहाँ पे कहीं चार्ज आपको क्यों नजर आ रहा है, तो सीधा ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, तो ये नहीं होगा। डैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब कैसे होगा देखिए, डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट, ये जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं ना भैया, इसी पे हम लोगों का डिपेंड करता है कि हमारा किस पे रहेगा। तो ये जो हम लोग डाई इलेक्ट्रिक इसमें डाल रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको जब चैप्टर कराया था उसमें 2-3 तरीके से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं सेम इसी फार्मूला पे, तो आप लोग इस फार्मूला से न्यूमेरिकल एंड उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए, यहाँ से बहुत तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन in moving 5 microcoulomb charges between 2 point on a equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब उसका विभव सभी जगह पे समान होगा। क्वेश्चन पढ़िए, एक सम विभव यानी सभी जगह पे समान विभव सतह पे दो बिंदु एक 5 माइक्रोकुलम्ब के बीच आवेश ले जाने में किया गया कार्य। जब भी इक्विपोटेंशियल बोले तो सम विभव आए तो वहाँ पे हमारा वर्क डन बोले तो कार्य 0 जूल हो जाता है, इसे याद रखिएगा, यह PYQ का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 2 चार्जेज प्लस Q एंड अनदर चार्ज बोले तो दूसरा चार्ज माइनस Q आर प्लेस अ डिस्टेंस अपार्ट D। दोनों के बीच के डिस्टेंस हमारा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा D दिया गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो आवेश आपको दिए गए प्लस Q एंड माइनस Q, उसको D दूरी पर रखा गया, तो मध्य बिंदु पे क्षेत्र क्या होगा। सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दो चार्जेज एक पॉजिटिव है एन निगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट कर देगा और दोनों के बीच में हमारा 0 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ही है फ्रेंड्स। अगर सेशन मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ऐसा सेशन यदि आप सभी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तीनों पे चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में अगर कुछ भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ वायर 10 ओम। वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम है, यानी आर बराबर बोले तो आपको 10 ओम दे दिया गया है, ठीक है भैया। कह रहा है इफ़ इट इज स्ट्रेच मतलब पहले ही इतना था, आप घींच के लमार दिए, ठीक है, डबल कर दिए। इट्स लेंथ मतलब उसके लंबाई को घींच के लमार दिए। कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया था ना, यूनिट वाइज भी हम लोग कर रहे हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताए थे और बोले थे कि प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमारा आर बराबर 10 ओम दिया गया है, तो ठीक है 10 ओम दिया गया। सबसे पहले अब हम लोग इसके फार्मूला को लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब पूछे ना कि कितना हो जाएगा, तो आप फार्मूला लिखिएगा, तो एग्जैक्ट आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है आर इक्वल टू रो बोले तो रसिस्टिविटी, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं रसिस्टिविटी से, यानी करेंट इलेक्ट्रिसिटी अभी तक आप नहीं किए तो जाके कंप्लीट कीजिए। मैंने टोटल इसके 2 वीडियो बनाए स्पेशली एक न्यूमेरिकल के लिए, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। रो इक्वल टू L/A एंड इसका मान कितना दिया गया, इसका मान 10 ओम दिया गया, ठीक है भैया 10 ओम दिया गया। अब नया रेसिस्टेंस लाया, उसमें क्या बोल रहा है कि घींच के लमार दिए, लेंथ को डबल किए। यदि आप लेंथ को डबल किए तो मैंने आपको एक बताया था, पहले L था, अब वो क्या हो गया 2L हो गया, ठीक है, यानी L के जगह आपको 2L डालना है। अब नए का रेसिस्टेंस निकालिएगा, तो जब आप तार को घींच के लमारिएगा तो इसका एरिया क्षेत्रफल में तो चेंजिंग आएगा ना भैया, कितना चेंजिंग आएगा। मैंने डिटेल आपको बताया था कि जब लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ होगा। ये कैसे होता है उस वीडियो को आप जाके अभी देखिए, आपको पता चलेगा ये हमारा हाफ कैसे होता है। फिलहाल अभी ये जो नया वाला वैल्यू दोनों आया ना, अब इसको हम लोग फार्मूला में डालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है रो L/A, तो रो का रो ही रह जाएगा।
एल बराबर कितना दिया गया है, एल बराबर 2L दिया गया है। एरिया क्या है, A/2। तो ये 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 रो L/A एंड ये रो/L का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो 4 गुने 10 बराबर आपका आ जाएगा 40 आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना। अगर ये आपको नहीं पता चला है ना तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे देखिए क्या कह रहा। अ सेल ऑफ ईएमएफ बोले तो 2 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस बोले तो आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया, तो आंतरिक प्रतिरोध हमारा 0.5 ओम दिया गया। इज कनेक्टेड विथ रसिस्टर, एक ये रेसिस्टेंस है और दूसरा ये रेसिस्टर से कनेक्ट है जो 0.5 ओम का है। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे 2 रेसिस्टेंस दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे, यानी 0.5 प्लस 0.35 इक्वल टू 4 ओम हमारा टोटल रेसिस्टेंस आ गया। यानी टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना ओम हो गया, 4 ओम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंट निकालेंगे, ठीक है। तो करेंट बराबर क्या होता है, ईएमएफ, यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस V/R ही होता है ना करेंट बराबर जी। ईएमएफ क्या है, एक तरीके से वोल्ट ही है ना, टोटल रेसिस्टेंस नीचे हमारा R हो गया टोटल। तो ईएमएफ कितना आया है, ईएमएफ 2 वोल्ट दिया गया, ठीक है, 2 वोल्ट लिख लिए। रेसिस्टेंस दोनों को जोड़ के कितना आया, दोनों को जोड़ के टोटल रेसिस्टेंस 4 आया। इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, इसे जल्दी से आप लोग डिवाइड दीजिए, डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये हमारा एम्पियर आ गया, ठीक है। करंट निकाल लिए, करंट निकालिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टर्मिनल वोल्टेज हमसे पूछा गया। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, क्या होता है, ईएमएफ माइनस IR। IR क्या है, ईएमएफ कितना दिया गया, ईएमएफ आपको 2 वोल्ट दिया गया, ठीक है, माइनस करंट कितना दिया गया है। तो करंट देखिए आपको कितना दिया गया है, 0.5 दिया नहीं गया था, हम लोग निकाले थे। तो कितना आया, 0.5 मल्टीप्लाई बाई R हमारा कितना दिया गया, देखिए आपको रेसिस्टेंस दिया गया। रेसिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा रेसिस्टेंस लेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोगों को कितना दिया गया है, 0.5 दिया गया है हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को लेंगे, ये वाला जो है ना, ये जो स्मॉल r देख रहे हैं, ये इंटरनल रेसिस्टेंस होता है हमारा। एंड अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.75 वोल्ट आएगा। कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा, या फिर आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहा है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन। सीधा सीधी बताइए, किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो चार्ज के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। किरचॉफ्स का दूसरा नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है, तो एनर्जी के संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को ही हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं, यानी जंक्शन लॉ बोलते हैं। यह क्या कहता है, तो सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। सीधा सीधी समझिए, जितना करेंट इधर इधर से आ रहा है उतना करंट जंक्शन से पास होगा। इनकमिंग बराबर इज इक्वल टू आउटगोइंग। इससे न्यूमेरिकल पूछता है और मैंने आपको न्यूमेरिकल कराया हूँ, तो फार्मूला याद रखिएगा, काम आएगा। ये PYQ में वो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, और वायर रेसिस्टेंस 8 ओम, एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, ठीक है भैया। R बराबर कितना दिया गया, 8 ओम दिया गया। इट कट इंटू 2 इक्वल लेंथ, यानी एक इतना लंबा तार है, इसको कट के 2 भाग में बांट दिए। तो फिर इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कितना होगा। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसको 2 बराबर भागों में काट कर समांतर जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ठीक है भैया, R बराबर कितना 8 ओम है, इसको काट दिए, ठीक है। यानी काट के क्या किया, आधा किया, यानी लेंथ को हाफ कर दिए ना भैया। यानी L बराबर क्या हो गया, 2 हो गया ना, L/2 हो गया ना, लेंथ हाफ हो गया, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको एक फार्मूला बताया था ना, R इक्वल टू रो L/A। तो जैसे ही आप L को आधा करिएगा ना, रेसिस्टेंस भी आपका आधा हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, L को दुगना कीजिएगा तो रेसिस्टेंस दुगना, L को आधा कीजिएगा तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो यानी अब हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिए। R बराबर हमारा 8 ओम दिया, लेकिन तार को काट के आधा किए, यानी रेसिस्टेंस आधा किए। तो हमारा L बराबर क्या बोला, सॉरी इक्वल टू नहीं, L बराबर 2 किए, तो ठीक है। रेसिस्टेंस हमारा नया क्या होगा तार काटने के बाद, तो नया रेसिस्टेंस हमारा 8 के भागा 2 कीजिएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा नया रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आप तार को काट के आधा किए तो रेसिस्टेंस भी आपका आधा हो जाएगा। अब पैरेलली कनेक्ट करना है, तो पैरेलली कनेक्ट करने का मैंने फार्मूला बताया था कि जितना रेसिस्टेंस 1/4 प्लस 1/4, ये हमारा फार्मूला होता है इंटरनली रेसिस्टेंस का, यानी 2/4, यानी आंसर हमारा 2 आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा
अगर मैं एक एक सॉल्व करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप लोग इसे जल्दी सॉल्व कीजिएगा, टाइम ऐसे क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर ऑफ ऑर्डर, डायरेक्ट सीधा सीधी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए। एक चालक में इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेग का क्रम होता है। तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको अच्छा से डिफाइन किया था और मैंने बोला था यहाँ से न्यूमेरिकल कभी कभी पूछे जाते हैं, तो उसका फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है और ये काफ़ी स्लो होती है, तो ये कोई ज़्यादा फास्ट नहीं होता है, तो इसे याद रखिएगा। यूनिट नंबर 3, यह मैंने आपको पूरा तो नहीं करा पाया, बट इसके मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 1, 2 एंड 3 में कराया था, जो भी क्वेश्चन PYQ के पूछे गए थे। यानी इसके PYQ के सभी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने बार बार बताया कि यूनिफॉर्म रहता है, पूरा थ्रू आउट द लेंथ वो यूनिफॉर्म ही रहता है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना पूछा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B बराबर हम लोगों का क्या होता है, μ0, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, एंड N I हो जाता है। N बोले तो नंबर ऑफ टर्न, मतलब वो कुंडली कितना बार, I बोले तो कितना करंट पास हो रहा है, म्यू हमारा कांस्टेंट है। इसका कांस्टेंट का मान आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं पता है तो डायरेक्ट आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, μ0 बराबर क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। कुछ मेहनत आप लोग भी कीजिए, ओनली वीडियो बैठ के देखना नहीं है, कॉपी पेंसिल निकाल के कुछ लिखना है। आप कुछ ही दिन एग्जाम में बचे तो प्लीज़ अभी कॉन्शियस हो जाइए, नहीं तो इतना महंगा फॉर्म भरे, क्या फ़ायदा अपने फैमिली का पैसा वेस्ट करने का। प्लीज़ फॉर्म भरे हैं तो प्लीज़ उससे आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से निकालिए एंड टॉप कॉलेज में एडमिशन लीजिए। टॉप कॉलेज में आपको बता दूंगा, पहले हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आ गया, अ करेंट कैरिंग अ लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस। तो मतलब एक करंट कैरिंग कर रहा है, एक लूप है, ठीक है, हमारा लूप में करंट हमारा पास कर रहा है, तो क्या उसमें फोर्स होते हैं, नो फोर्स नो टॉर्क, यानी न बल होते हैं न टॉर्क होते हैं। तो जी भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, फोर्स एंड टॉर्क होते हैं, तो नहीं, ये भी गलत ऑप्शन होता है। ऑप्शन नंबर C कह रहा है नो फोर्स बट टॉर्क। तो जी हाँ भैया, यह सही है। कैसे सही है, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें एक हमारा टॉर्क निकालने का फार्मूला होता है, ये आप पढ़े होंगे, टॉर्क बराबर NIA/B साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है, टॉर्क हम लोग निकालते हैं, तो ठीक है ना भैया। तो टॉर्क यानी इसमें हमारा आपको फोर्स कहीं नहीं दिखेगा, बट हमारा टॉर्क हमारा उसमें रहता है। तो इसे याद रखिएगा, इससे एक भी कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलता हूँ, बट इसे आप लोग याद रखना, मे भी चांसेस से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 करा, और प्रोटॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी उसका भी दिया गया है, इंटायर अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ पाथ। कह रहा है एक प्रोटॉन भी वेग के साथ चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करती है, परपेंडिकुलरी एंट्री करते हैं, तो इसके पथ की त्रिज्या क्या होगा। तो कुछ नहीं भैया, सीधा आपसे फार्मूला पूछा गया, तो उस इलेक्ट्रॉन अगर लंबवत आ रहा है तो उसके पथ की त्रिज्या MB/QB हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A होता है। तो इसे याद कर लीजिए, यह डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। इसका मतलब एक तरीके से कोई हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, बट इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग सीधा इसे याद कर लीजिए ताकि आपको काम आए। कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करेंट लूप इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है एक धारा लूप चुंबकीय आघूर्ण किसके समानुपाती होती है। तो धारा लूप यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू बराबर होता है NIA, ठीक है। N हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न की वो कितना बार गोल 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 किया गया, I हमारा करंट होता है, A यानी मैग्नेटिक मोमेंट बोले तो चुंबकीय आघूर्ण, ये मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण धारा लूप किसके समानुपाती होती है। तो करेंट एंड उसका क्या हो जाएगा, तो करेंट एंड उसका हमारा एरिया हो जाएगा, उसके एरिया पे, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, मे भी इससे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग प्लीज़ याद रखना फ्रेंड्स। N क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन में बोल देगा 5 टर्न किया गया है, एंड करंट उसका इतना है, एंड एरिया उसका इतना दिया गया है, देन आप उसके चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। तो आप लोग इस फार्मूला से इजली निकाल लेना, फार्मूला नोट डाउन करते चलिए, आपको एग्जाम में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर गैल्वेनोमीटर है, ठीक है भैया, हैज़ अ रेसिस्टेंस 50 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, इसे हम लोग गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं, सॉरी गलत हो गया, इसे हम लोग क्या करें, रेसिस्टेंस है ना, तो इसे हम लोग RG से लिखते हैं, या फिर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस G भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, दोनों सही है। और फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ करेंट, मतलब उसका डिफ्लेक्शन, उसका विचलन जो हमारा करंट का हो रहा है वो कितना दिया गया है, 2 मिली एम्पियर दिया गया। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे, यानी IG डिफ्लेक्शन वाला करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर बराबर कितना दिया गया है,
2 मिली एम्पियर दिए गए। इसको चेंज करेंगे हम लोग एम्पियर में, तो ये हमारा हो जाएगा 0.002 एम्पियर हो जाता है, जो यहाँ पे मैंने सेम यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन जी बराबर 50 ओम। ठीक है भैया, जी बराबर 50 ओम। और आई देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, एमीटर रेंज यानी करंट हमारा 2 एम्पियर, हिंदी में पढ़ लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 50 ओम है। एंड पूर्ण पैमाने का विपेक्षण धारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी बोले तो आई जी 2 मिली एम्पियर, इसको हम लोग एम्पियर में चेंज किए। इससे 2 एम्पियर रेंज के अमीटर बोले तो करेंट्स में प्रवाहित करता है। देन हमसे संट पूछा गया, तो संट का फॉर्मूला होता है आर एस बराबर आई जी, जो विचलन वाला करंट है, गुना उसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई जिस करंट जो एमीटर से जोड़े हैं, माइनस आई जी जो विचलन वाला है। तो आई जी विचलन वाला कितना निकल के आया, तो 0.000 कितना है हमारा 2 है, जो विचलन वाला गुने उसका रेसिस्टेंस कितना था गैल्वेनोमीटर वाला, तो 50 था। फिर आई कितना एमीटर से जोड़े, तो 2 से जोड़े, 2 माइनस कितना करेंगे, आई जी विचलन कितना हो रहा है, तो 0.002। एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, हमारा शंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो ये था हमारा तरीका उसे कैलकुलेट करने का। चलते हैं हम लोग यूनिट 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है हमारा यूनिट 4। ठीक है, हम लोग इसके क्वेश्चन को चलते हैं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ 2 कॉइल डिपेंड अपॉन, मतलब 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड हमारा करता है, तो सिंपल सा बात है, 2 कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि उसका ज्योमेट्री कैसा एंड उसका ओरिएंटेशन किस टाइप में है। तो उस पर हमारा क्या करता है, इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है 2 कॉइल का, तो उसके ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर, अ कॉइल इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस हमारा आई कितना दिया गया है, इंडक्टेंस को आई से नहीं एल से डिनोट करते हैं, हम गलती से गलत बोल दिए, सॉरी। इंडक्टेंस एल बराबर 0.2H दिया गया। एंड करेंट चेंजिंग, यानी करंट चेंज हो रहा है 5 एम्पियर पर सेकेंड। देन इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको बताना है, यानी 0.2H प्रेरक वाली कुंडली में धारा 5 एम्पियर की धारा से बदलती है, तो ईएमएफ बताए। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एल बोले तो इंडक्टेंस इनटू डी आई बटा डी टी मतलब क्या, चेंज इन करेंट, वो कितना एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है, तो 5 एम्पियर पर सेकेंड से चेंज हो रहा है ना। तो हमारा कितना दिया गया, इंडक्टेंस कितना दिया गया, 0.2 दिया गया, मल्टीप्लाई कितना से चेंज हो रहा है, 5 से चेंज हो रहा है, तो ये गुना करेंगे 10 आएगा, यानी 1 वोल्ट हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट जाएगा ना, तो ये हमारा 1 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मे भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, नहीं तो इस चैप्टर से दूसरा कोई और न्यूमेरिकल बनता भी नहीं है। एक और न्यूमेरिकल बनता है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया, लेकिन प्रीवियस ईयर वाला जस्ट अभी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर इज 1, मतलब एसी सर्किट में अगर पावर फैक्टर बराबर 1 है तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका यही मतलब होता है करेंट इज प्योरली रेसिस्टिव। करेंट क्या हमारा प्योरली रेसिस्टिव है। एंड एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, यदि पावर फैक्टर 1 है तो एंगल कितना होता है, एंगल हमारा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू 0, फाई है थीटा नहीं, फाई इज इक्वल टू 0 कैसे, क्योंकि कॉस फाई इज इक्वल टू 1, पावर फैक्टर 1 है, यानी बोले तो कॉस फाई इज इक्वल टू 1 एंड कॉस फाई बोले तो कॉस थीटा कितने पे 1 होता है, तो 0 पे होता है। तो ये एंगल याद कर लीजिए, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। एंड इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल बनता है, जो मैंने आपको बोला PYQ में एक बार पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन यही था। कह रहा है द RMS वैल्यू ऑफ AC करंट इज 10 एम्पियर, मतलब एक RMS वैल्यू कितना दिया गया, 10 एम्पियर दिया गया। इट्स पीक वैल्यू इज, मतलब एक धारा का RMS मान रूट मीन वैल्यू होता है ना, तो ये वाला जो वैल्यू हमारा 10 ओम दिया गया है, तो इसकी शिखर मान क्या होगी, तो पीक वैल्यू यानी I0 इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं IRMS√2। IRMS का मान कितना दिया गया, तो बोलिएगा कि 10 एम्पियर दिया गया। √2 का मान कितना होता है 1.414, गुना करेंगे तो आ जाएगा 14.14, यानी एम्पियर बोले तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला याद कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा डायरेक्ट पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है पीक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ऑन, मतलब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस पे हमारा बेस्ड होता है, तो वो हमारा बेस्ड होता है, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड,
वो हमारा बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। फैराडे लॉ किस पे है हमारा? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे जो पूछे जाएंगे किरचॉफ्स लॉ, नियम 1 एंड 2, फैराडे लॉ किस पे बेस्ड, तो हमारा है। एंड देन एक हमारा होता है लेंज लॉ, ये किस पे बेस्ड है? किरचॉफ्स लॉ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, तो इसे याद रखिए किस पे बेस्ड होते हैं हमारा फैराडे लॉ, तो ये हमारा एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, याद रखिएगा। एंड लेंज लॉ जो मैंने आपको बताया ना, जस्ट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेंज लॉ भी एनर्जी पे, लेंज लॉ एनर्जी, फैराडे लॉ हमारा भी क्या हो जाता है? एनर्जी। किरचॉफ्स का दूसरा लॉ भी एनर्जी, तो याद रखिए। और पहला लॉ चार्ज पे रहता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। कह रहा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड वैक्यूम में, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति, तो निर्वात में विद्युत चुंबकियों की गति कितने के बराबर होती है? तो वो लाइट के स्पीड के बराबर होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके जगह पे लिखा रह सकता था सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में प्रकाश की गति के बराबर होती है। तो इसे आप लोग याद कीजिएगा, हिंदी में कुछ इस तरीके से होगा, मैं थोड़ा गलत हो गया बट ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसे गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, बट क्या है ना आपका साउंड वेव जो है आपका ऑप्शन नंबर भी, इसको गमन करने के लिए क्या है ना भैया, मीडियम की ज़रूरत होती है। डैट मीन्स यह हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। एंड बात करें एक्सरे, गामा रे एंड माइक्रोवेव रे, इसको कोई मीडियम दीजिए ना दीजिए, धराधर ट्रेवल कर जाएगा। बट हम जो अभी आपको बोल रहे हैं कैसे सुन रहे हैं, तो हमारे बीच में मीडियम है, एयर है, जिसके वजह से हम बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। तो ऐसे हमारा साउंड का ट्रेवल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ का, वो क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको कराया भी था एक बार। कह रहा है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी के बीच, ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है E = BC, बी बराबर बोले तो मैग्नेटिक फील्ड और सी हमारा क्या हो जाता है? तो सी हमारा लाइट की स्पीड होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ 1 गीगाहर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ वैक्यूम, आपको वेवलेंथ निकालना है, नहीं सॉरी यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, देन आपसे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी फ्रेंड सॉरी गलत हो गया, वेवलेंथ नहीं, आपसे क्या पूछा, देखिए एक निर्वात में 1 गीगाहर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दिया गया, देन आपसे क्या पूछा गया, वेवलेंथ पूछा गया। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है, तो लेमडा बराबर क्या होता है हमारा C/F हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ C/F, एंड C हमारा क्या हो जाता है, तो C हमारा हो जाता है लाइट की स्पीड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 गीगाहर्ट्ज दिया गया। तो गीगाहर्ट्ज मतलब कितना होता है, 1 गीगाहर्ट्ज है ना हमारा, गीगाहर्ट्ज को चेंज करेंगे तो वो 10⁻⁹ हमारा 9 हो जाता है। लेमडा बराबर सी का मान कितना गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गीगाहर्ट्ज 1 गीगाहर्ट्ज मतलब 10⁻, अगर माइक्रोहर्ट्ज रहता तो 10⁻⁻6 रहता। तो ये बात को आप लोग ध्यान दे के रखिए। एंड इसको हमारा सॉल्व करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या था ना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया था, गीगाहर्ट्ज है ना फ्रीक्वेंसी है, मैं गलत से बोल दिया था, वेवलेंथ कर दिया था, तो बट गलत है। हमारे को यहाँ पे वेवलेंथ यानी लेमडा निकालना था, इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है C बोले तो लाइट की स्पीड डिवाइडेड बाई हमारी फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी हमारे गीगाहर्ट्ज दिया गया था, गीगाहर्ट्ज बोले तो 10⁻ हम लोगों का 9 हो जाता है, एंड C हमें पता था एंड हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है, तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करते हैं देन इसके आसपास हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, बोले तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते ऑप्टिक्स यूनिट 6 से, देखिए क्या पूछा गया, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऐसा था, डबल स्लिट ना और इधर पर्दा लगाया था, एक्सपेरिमेंट द फ्रिंग विड्थ इज गिवन बाय, फ्रिंग विड्थ हमारा किस तरीके से देते हैं, कौन से फार्मूला से देते हैं, तो y
सॉरी फ्रिंग विड्थ बराबर हमारा हो जाता है यानी बीटा, बीटा बराबर हो जाता है हमारा लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाई डी हमारा बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आपको मैंने मॉडर्न फिजिक्स से टोटल 60 MCQ कराया था एंड उसमें अप्रॉक्स हम लोगों ने 15 से 16 PYQ क्वेश्चन किए थे। यदि आप लोगों ने वो नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं और उससे कंप्लीट करें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो फ्रिंग विड्थ निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। अब आप लोग यह जान जी कैपिटल डी हमारा क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन लगाया था एंड ये स्प्लिट था, तो ये वाला जो डिस्टेंस था ये हमारा डी था। एंड स्मॉल डी, ये जो बीच वाला तन्नी को जो स्प्लिट वाला डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये स्मॉल डी हो जाता है। लैम्डा हमारा वेव लेंथ है एंड बीटा ये जो देख रहा है ये हमारा फ्रिंग विड्थ है। इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं और एक तरीके से क्वेश्चन बोलता है ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल डी को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्रिंग विड्थ पे क्या असर पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस को बढ़ाइएगा ना, यानी नीचे वाला डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फ्रिंग विड्थ घटेगा और फ्रिंग विड्थ को बढ़ाना होगा तो ये दोनों को पास लेके आना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और मैं आपको ऑलरेडी कराया हूँ। क्वेश्चन 27 न्यूमेरिकल है, कह रहा है कन्वेक्स लेंस, बोले तो उत्तल लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है वह, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर, बोले तो वस्तु से लेंस पर कितना दूरी पे रखा गया, तो 30 सेंटीमीटर पर रखा गया, तो प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन में दिया क्या गया, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यानी एफ बराबर बोले तो क्या है, एफ बराबर हम लोगों का 20 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया सही है। अब प्लेस्ड बिटवीन क्या ऑब्जेक्ट से दूरी यानी वस्तु से दूरी, वस्तु यानी यू, वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं, बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस है यानी ये हमारा -30 सेंटीमीटर होगा। एफ और यू आप लोग जान गए। अब फार्मूला पे पुट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, भी निकालते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f है प्लस क्या हो जाएगा हमारा प्लस 1/u। अब इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, f का मान कितना दिया गया है, f का मान हम लोगों का 20 दिया गया है, सॉरी ये 20 होगा एंड u हमारा माइनस में है तो यानी 1/ हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा एंड इससे आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर बराबर आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। फ्रेंड्स फार्मूला ये है, u माइनस में लेंगे उत्तर लेंस से, बस आप लोग यह ध्यान दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है 28 में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 कह रहा है, एक सेकंड जरा इसको लेंथ में लेके आ जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा 28 करा, अ क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम, मतलब बोले तो एक माध्यम में क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, ठीक है। अपवर्तनांक यानी आपसे म्यू पूछा गया, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते। क्रिटिकल एंगल कितना दिया गया 45 डिग्री दिया गया, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा सी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन इनवर्स हमारा क्या हो जाता है 1/μ हो जाता है, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल हमारा कितना दिया गया है, क्रिटिकल एंगल दिया गया 45 डिग्री दिया गया, यानी क्रिटिकल एंगल बराबर 45 यानी साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/μ, साइन से साइन, सॉरी क्या कर दिए मैं, साइन 45 ना, ये हमारा हो जाएगा 1/μ। साइन 45 का हमारा मान कितना होता है फ्रेंड, साइन 45 का हमारा मान होता है 1/√2 यानी इज इक्वल टू ये हमारा 1/μ हो गया एंड म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर हमारा √2 आ जाएगा, √2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब कैसे आ रहा है इसको आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। हमारा क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स, जस्ट मैंने आपको बताया ना 1/μ, म्यू का मान कितना आया हमारा √2 आया, यानी साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स में 1/√2 किनसे मान के बराबर आता है, यानी साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री के मान के बराबर आता है, तो साइन से साइन कट गया, आपका 45 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्टली फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया, आंसर को पुट करके भी फाइंड आउट कर सकते थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, इन प्लेन मिरर इमेज, प्लेन मिरर में इमेज कहाँ बनता है, तो प्लेन मिरर में इमेज जो हमारा बनता है यानी प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो बोले तो वर्चुअल, बोले तो हमारा सीधा बनेगा
वर्चुअल मतलब बोले तो आभासी बनेगा, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब हमारा सीधा, आभासी और सीधा बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आभासी एंड सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा हो जाएगा। प्लेन मिरर के लिए याद रखिएगा आप लोग, प्लेन मिरर एंड अब समतल दर्पण, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण, इन तीनों के लिए आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। और ऑलरेडी मैंने तीनों के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पावर ऑफ लेंस से। पावर ऑफ लेंस विद द फोकल लेंथ दिया गया, मतलब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति बराबर क्या होगी। तो लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में मेजर करते, याद रखिएगा, काम आएगा। एंड लेंस की शक्ति पी पूछा गया, तो पी बराबर हमारा होता है 1/f। 1/f बोले तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में देगा, बट आपको सॉल्व करते समय मीटर में रख के बनाना है, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ही है। तो यहाँ पे 1/f, एफ बराबर क्या दिया गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, यानी 100 से डिवाइड देंगे, यानी 0.25 आएगा। एंड जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डायोप्टर इसका ऐसा यूनिट है, डायोप्टर में हम लोग मेजर करते हैं। तो 4 डायोप्टर हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 7 से है। कह रहा है, सीधा फार्मूला पूछा गया है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ पार्टिकल गिवन बाय, मतलब डी ब्रॉगली जो इक्वेशन दिए थे तरंग दैर्घ्य के लिए, वो क्या था, तरंग दैर्घ्य के लिए वो एक इक्वेशन दिए थे, लैम्डा बराबर h/p होता है। अब आप बोलिएगा h/p कहीं नहीं है, तो भैया p को ही ना मैंने आपको बताया था m इंटू भी बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने आपको मोमेंटम, p हमारे क्या मोमेंटम ही बता रहा है ना, यानी m इंटू भी बता रहा है। तो यही हमारा फॉर्मूला हो गया। और ये देखिए हमारा कहाँ है, h/m/b, तो h/m/b हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। इससे मैंने आपको बताया था मस्त अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, न्यूमेरिकल यहाँ से फ्रेंड्स ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एंड एच का मान मैंने आपको बताया था, तो एच का मान प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, आपसे न्यूमेरिकल में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, यानी वर्क फंक्शन आपको कितना दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कह रहे एक विद्युत का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन के लिए तरंग दैर्घ्य बताइए। तो इसका मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला, एंड सेम क्वेश्चन क्या है ना, मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर hc/5 होता है। एक सेकेंड, आपको क्वेश्चन दिखे, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा वर्क फंक्शन बोले तो हमारा दिया गया, ठीक है, फाई का मान कितना दिया गया, फाई का मान 2e भी दिया गया है। एच ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, नहीं दिया गया रहेगा तो इसे याद रखना, कभी कभी एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। एंड सी हमारा क्या है, तो सी हमारा लाइट स्पीड है, आपको पता होगी। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर क्या होता है, एच सी दोनों आपको पता है, बाई वर्क फंक्शन फाई पता है। तो सीधा वैल्यू को पुट कीजिए और आंसर को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। एच दिया गया, सी आपको पता है, फाई 2 वोल्ट दिया गया। बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपको सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कराया हूँ, इसलिए मैं डिटेल उतना नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इससे हमें पता चला था कि जो लाइट है वो हमारा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। तो हमारा क्या बताया था, पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, वो हमारा कौन बताया था, तो हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा यही डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी बताता है। सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया, देखिए क्या है, इन इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करता है 100 वोल्ट से इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में एम बराबर आपको ऑलरेडी दिया गया, एच बराबर दिया गया। क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के माध्यम से त्वरित है, मतलब 100 वोल्ट, सॉरी, मतलब 100 की स्पीड से वो त्वरित है, ठीक है भैया। तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो लैम्डा बराबर सीधा सीधी यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया h/√100 MEV। एंड सेम इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए और आंसर को फाइंड आउट। यह क्वेश्चन मैंने जब आपको कौन सा मॉडर्न फिजिक्स कराया था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। मैं सॉल्व करूँगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंक्लूड किया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन विथ एनर्जी 1 वोल्ट, एनर्जी 1 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। 1 वोल्ट नहीं दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, एनर्जी है तो जूल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो P बराबर हमारा क्या होता है, P बराबर हमारा होता है एनर्जी E/c, सी बोले तो लाइट की स्पीड।
बट ई बराबर कितना दिया गया 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया। तो क्या इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, एनर्जी को जूल में मेजर करते तो जूल में लिखेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है एंड डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देन हमारा आंसर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻27। इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, आंसर को फाइंड आउट कीजिए। ध्यान दीजिएगा ना, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके यूनिट को देखिए। यहाँ पे हमें एनर्जी में लिखना था ना, ई हमारा क्या एनर्जी बता रहा है, तो ये हमें जूल में लिखेंगे ना भैया, तो इससे हम लोग जूल में कन्वर्ट किए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए हमारा क्या कह रहा है। द एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। सीधा सीधी फार्मूला पूछ दिया गया है कि इन ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में हाइड्रोजन परमाणु के nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? तो nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय हमारा n स्क्वायर, उसका ऑर्बिट का स्क्वायर, और ये माइनस में होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सीधा सीधी फार्मूला पूछा गया। हाफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इन 2 days विद द फ्रैक्शन सैंपल रिमेन्स आफ्टर 4 days। सीधा सीधी समझिए, ज़्यादा डिफिकल्ट में जाए। एक रेडियो एक्टिविटी सक्रिय पदार्थ है जिसकी अर्ध आयु हाफ लाइफ 2 दिन दिया गया। 4 दिन बाद वो कितना बचे? आपको पास एक सब्सटेंस दे दिए, बोल रहे हैं ना ये 2 दिन में आधा हो जा रहा है, तो 4 दिन बाद बताइए कितना बचेगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, n0 जो सब्सटेंस बचता है ना 1/2 के पावर T/T हाफ। T/T हाफ का मतलब क्या? T/T हाफ का मतलब T कितना दिन बाद पूछा गया, तो 4 दिन बाद, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितना 2, यानी 1/2 के पावर, 2 से 2 कट गया ना, यानी 2 आ गया, यानी 1/4। मैंने बहुत बार ये कराया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए सिंपल अगर शॉर्ट ट्रिक देखिए, अंतर 1/2 के पावर n होता है। n बराबर क्या होता है? तो n बराबर टोटल लाइफ कितना दिया गया आपको, तो टोटल लाइफ 4 दिया गया, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ कितना है 2, तो 4 से 2 कट गया, n बराबर 2 आ गया। एंड सिंपल इस पर पुट कीजिए, आंसर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियाई ऑफ अ मैक्सिमम, मतलब प्रति न्यूक्लियाई बंद ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है? तो प्रति न्यूक्लियाई बंद ऊर्जा मतलब इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नाभिक में से अलग करने वाली ऊर्जा किसमें ज़्यादा होती है? तो हमारी आयरन में ज़्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर हमारा आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो प्रोपोर्शनल टू ए का 1/3 भाग के प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए हमारा क्या कह रहा है। एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको पूरा दिख जाए, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इन अल्फा डीके, यानी अल्फा का क्षय, ठीक है, द मास ऑफ अ डॉटर न्यूक्लियाई इज डिक्रीज, मतलब अल्फा के क्षय में पुत्री नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, जब भी अल्फा डीके होता है, अल्फा का क्षय होता है, तो उसमें हमारा क्या होगा? 2 प्रोटॉन घटेगा एंड 2 न्यूट्रॉन घटेगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा? उसके द्रव्यमान संख्या में कितना क्षय होगा? द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है P+N, 2 इसमें गया 2 इसमें गया, यानी -2 टोटल द्रव्यमान संख्या में कितना की कमी आएगी? -4 की कमी आएगी। माइनस लिखने की कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा कमी आएगी यानी माइनस होगी, यानी 4 की कमी आएगी। आई होप इसे समझोगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है बट ये पूछते हैं, ये PYQ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने आगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर देखिए। कह रहा है इन PN जंक्शन डायोड ऑफ अ डायरेक्शन करंट फ्लो। हिंदी में देखिए क्या कह रहा है, PN संधि में डायोड धारा प्रवाह करती है। PN जंक्शन हम लोग पढ़े थे, P होता है और N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो PN संधि में करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? तो P टू N साइड फॉलो करता है। ये चीज़ तो ठीक है, हम लोग ये समझ गए। अगेन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फॉलो करती है? तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के फॉलो के कारण ही सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन करंट फॉलो करती है। एंड मेटल में क्यों फॉलो करती है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखें, मैंने आपको ऑलरेडी कराया भी है। द आउटपुट ऑफ ऑर गेट इज 1 वेन, मतलब ऑर गेट का आउटपुट 1 आएगा। कब आएगा? ऑर गेट का आउटपुट 1 कब होता है? तो बोथ इनपुट एट 0 या फिर एटलीस्ट 1, यानी ऑर गेट हम लोग का 2 इनपुट देता है, आपको अच्छे से पता होगा ना।
और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, तीनों गेट का ट्रुथ टेबल आप लोग प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी डाउट है बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे सेपरेट वीडियो 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अगर इस चैप्टर से आपको डाउट आ रहा है, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, इनसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे ही। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, और गेट का आउटपुट 1 कब होता है। तो और गेट का आउटपुट 1 तभी होगा जब एटलीस्ट एक इनपुट हम लोग उसका चालू करेंगे, तो हमारा और गेट का आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 आता है। तो एटलीस्ट 1 इनपुट जो हमारा होना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। एटलीस्ट 1 इनपुट इच 1 होना चाहिए, ये नहीं कि 0 कर दीजिए, देन नहीं, हमारा एक जो इनपुट है एटलीस्ट वो हमारा ऑन रहना चाहिए। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये तीनों याद रखिए। इन तीनों से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, तो वहीं से पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 क्या कर रहा है, 43 एक सेकेंड, इतना में आ जाएगा ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन हम लोग बाद में देख लेंगे। 43 पढ़ते क्या कह रहा है इन ट्रांजिस्टर यूज्ड एन एम्पलीफायर, मतलब एक ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर रूप में किया जाता है कट ऑफ रीजन के लिए, सेचुरेशन रीजन के लिए, एक्टिव रीजन के लिए, या फिर बोथ रीजन के लिए। तो देखिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग सीधा एक्टिव रीजन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर देखिए बेसिकली क्या करता है, जब आप पढ़ेंगे ना, ट्रांजिस्टर ऑपरेट एम्पलीफायर बाय कंट्रोलिंग द आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट। ट्रांजिस्टर आप देखे होंगे 3 टंगरी वाला रहता है, ठीक है। इसमें क्या, इधर से हम लोग इनपुट देते हैं एंड इधर हम लोग आउटपुट निकालते हैं। एक हमारा न्यूट्रल रहता है, ग्राउंड रहता है। तो हमारा जो आउटपुट, इधर से हम लोग इनपुट देते हैं एंड देन इधर से जो आउटपुट निकालते हैं, तो ट्रांजिस्टर कंट्रोल करता है कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं उस पर हम लोग आउटपुट का कंट्रोल बनाता है कि हमारा आउटपुट क्या होगा। तो यही काम आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिए क्या काम करता है, तो हम लोग आउटपुट एंड एम्पलीफायर में रहता है ना, एम्पलीफाई, किसी को एम्पलीफाई करना, जैसे देखिए गाना बजाता है ना, एकदम कूल बेस डीजे बढ़ाते हैं, तो एम्पलीफाई है, बढ़ाने का काम है। एंड ट्रांजिस्टर क्या करता है, उसी जो इनपुट दे रहे हैं ना उसी को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। अच्छा, आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बढ़ाएगा, तभी एम्पलीफाई भी ज़्यादा होगा। तो एम्पलीफायर में हम लोग ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं एंड एम्पलीफायर का क्या काम है, उसको बढ़ा देना, उच्च कर देना, एकदम बेस बढ़ाइए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर इज द ऑर्डर ऑफ, मतलब एक अर्धचालक में निषिद्ध ऊर्जा, ये जो फॉरबिडन गैप बढ़ रहा है ना उसी को बोलते हैं निषिद्ध ऊर्जा का अंतराल क्रम होता है। तो अंतराल क्रम यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में हमें हमारा कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, सिंपल आप लोग इसे याद रख सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना रहता है हम लोग का, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारा क्या रहता है, तो ट्वाइस, जितना फ्रीक्वेंसी आप दीजिएगा ना इसका डबल हो जाता है, यानी ट्वाइस हो जाता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ट्वाइस इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितना आप इनपुट देंगे उसका डबल हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ट्वाइस हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट और हमारा लास्ट यूनिट है, बोले तो यूनिट 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन। कल ही मैंने आपको इसके पूरा का पूरा कितने 30 MCQ किए थे विथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जस्ट कल हम लोगों ने किए। क्वेश्चन कह रहा है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम, एम को ही क्या कहते हैं ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव कैन नॉट एक्सीड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन मेरा कल छूट गया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको इसको अलग से इंट्रोड्यूस कर दिया। बाकी क्वेश्चन मैं इसके लिए नहीं ले आया हूँ क्योंकि कल ही जस्ट हम लोगों ने 30 किया ना, इससे जस्ट बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें। तो फिजिक्स के हम लोगों ने टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को कंप्लीट कर लिया। अगर यह सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। यदि आप इसका पार्ट 2 भी चाहते हैं ना, इसमें हम लोग 50 देखें एंड मोस्ट हम लोग 50 देखें, डैट मीन्स टोटल 100 क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर वाइज भी MCQ किए, तो क्या आपको लगता है एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा? नहीं आएगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके सभी वीडियो को 1.5 के स्पीड या 2 के स्पीड में ही एटलीस्ट कंटिन्यू कर लीजिए। मतलब क्या होगा ना, आपको रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग उसे इजीली कवर करेंगे, और करना आपको बनता है, एक क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो।
वीडियो मज़ा आया कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। पार्ट 2 के लिए भी आप कमेंट कीजिए कि इसका पार्ट 2 चाहिए, नहीं तो मैं इसका केमिस्ट्री का पार्ट 1 बनाऊंगा एंड देन मैथमेटिक्स का पार्ट 1 बनाऊँ। यदि पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जाइए कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा फ्रेंड्स। बाय बाय।